और बेसिकली काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली थी इसमें। तो अब इसमें एक बार आगे बढ़ते हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आपको। आवाज़ सही आ रही है? प्लीज़ एक बार बता दीजिए ताकि किसी को, और कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट रहे तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिए। आप चाहे तो मैसेज चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, चाहे आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, और आप अपना अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। एक मिनट। एनी सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट है आपके तो पूछ सकते हो, बट उसको थोड़ी क्लास के बाद पूछना। अभी आप इसी टॉपिक से संबंधित डाउट पूछें, क्योंकि उससे टॉपिक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज आपके कोई रिमेनिंग अदर डाउट है तो आप क्लास के बाद जरूर पूछ लेना। ठीक है, आपको हर डाउट बताया जाएगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले 4-5 लेक्चर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके थे, और इन लेक्चरों के अंतर्गत बेसिकली हमने समझा पहले सिलेबस कैसे होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, और कुछ अच्छे टॉपिक होने के बाद हम इनके क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से यहाँ से प्री के क्वेश्चन आते हैं। एक मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से करना चाहते हो तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें एक बार। एनसीईआरटी मेरा थोड़ा सा आपसे रिलेवेंट इसलिए रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। इसलिए हिस्ट्री के लिए आप चाहे तो फ्रॉम 6 to 12 तक पढ़ सकते हो, 9 to 12 तक पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से जरूर पढ़ना। और एनसीईआरटी हिस्ट्री के पूरे वीडियोज हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। हिस्ट्री के पूरे हो चुके हैं, लगभग लगभग लास्ट वीडियो चल रहे हैं। तो हिस्ट्री के वीडियो एनसीईआरटी के हमने पूरे करवा दिए, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, या आप कहीं से भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी से क्या है कि आपके प्री की बहुत सारी चीजें, और मेंस में आपको क्या है कि कई चीजें जैसे शब्दों का चयन कैसे करना है, प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से काफी हेल्प मिलती है। और उसके अलावा ये नोट शेयर कर लिए हमने, और एक असिस्टेंस के लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बुक को केवल पेज बाय पेज रटना नहीं है, बुक को जस्ट फॉलो लेना है, जहां आपको चीजें चाहिए उस हिसाब से उसको पढ़ना है, और उसको कुछ चीजें अपने नोट्स में नोट डाउन कर देनी है ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, उसमें बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा कि सिलेबस को समझा, फिर हमने मुगल साम्राज्य के पतन को जाना, पतन के बाद उसके परिणाम है उसको समझा, और परिणाम के बाद भाई भारत में यूरोपीय कंपनी आई, और यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कंपनी जो आई उस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली कंपनी आपको पता है पुर्तगाली थी। और पुर्तगालियों ने किस तरीके से भारत में शासन किया, कितने टाइम पर आए, किस तरीके की उनकी समस्याएं थी, क्या क्या उनके इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे एक तरह से कह सकते हैं प्री के फैक्ट या मेंस के कॉन्सेप्ट, दोनों चीजें हमने करा दी है। अब इसमें आगे बढ़ते हुए आज हम देख रहे हैं कि जब फ्रांसीसी आ गए तो पुर्तगाली और डेनिस, मतलब पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिस आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। ये तो आपको पता है कि डेनिस और डच इतने ज्यादा रिलेवेंट रहे नहीं, क्योंकि इन्होंने अन्य क्षेत्रों में अपना व्यापार स्थापित कर लिया था। लेकिन अंग्रेजों को जो सबसे ज्यादा टक्कर दी थी उस कंपनी का नाम था फ्रांसीसी कंपनी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कुछ युद्ध होते हैं जिन्हें हम भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ये फ्रांसीसी वाला कर्नाटक युद्ध। तो मैंने हालांकि कल जब वीडियो हमने खत्म किया था, कल का लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने खत्म किया, तब हमने आपको ये चीज बताई थी कि आखिर क्या कारण थे बेसिकली। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कभी भी दो देशों के बीच में संघर्ष होता है, दो देशों के बीच में किसी भी चीज की कोई भी चीज की प्रतिद्वंदता होती है, दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो परिवारों के बीच में, या दो समाजों के बीच में, किसी के बीच में संघर्ष का मेन कारण होता है शक्ति। अगर आप चाहो तो देख सकते हो इस बात को, शक्ति सर्वोच्चता, ये आईआर में पढ़ते हैं इसलिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। दो शक्तियों के बीच में संघर्ष का मेन कारण होता है शक्ति सर्वोच्चता। वो चाहते हैं कि हम सुपर पावर बने, जैसे यूएसए एंड चाइना। प्रेजेंट आज के करंट में यूएसए चाहता है कि मैं जिस तरीके से 1945 के बाद दुनिया का सुपर पावर रहा हूं ऐसे ही मैं आगे रहूं। इसी प्रकार से चाइना चाहता है कि मैं अब सुपर पावर बनूं।
मैं यूएसए को रिप्लेस कर। इसी प्रकार अगर मैं और आगे बताऊं, इंडिया, ये हम आईआर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ फ्रांसीसी युद्ध पढ़ेंगे तो युद्धों को थोड़ा सा आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि युद्ध होते हैं तो उनके पीछे क्या घटनाएं होती है। उनके पीछे ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा हैदराबाद पे कंट्रोल करना है उनको, या मैसूर पे कंट्रोल करना है। वो एक आयना होता है, वो एक घटना होती है, तो उसके पीछे मेन कारण उनकी शक्ति की सर्वोच्चता होती है। ठीक है ना। जैसे इंडिया चाइना में, इंडिया चाहता है कि वो भी महाशक्ति बने, हिंद महासागर में उसका वर्चस्व हो, क्षेत्रीय स्तर पर उसका वर्चस्व हो, ये इंडिया चाहेगा। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया उसके समकक्ष आए। चाइना तो यही मानता है ना कि हमने इंडिया को 1962 में पराजित कर दिया, इंडिया हमसे छोटा है, कमजोर है, सैन्य दृष्टि से कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, और कुछ हद तक ये बात है, हकीकत भी है। ठीक है ना, ये बात सत्य भी है कि हम कहीं ना कहीं चाइना से अकेले, सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अकेले प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो चाइना और भारत में प्रतिस्पर्धा, ये संघर्ष का कारण है। अब हम इसको देखते हैं हमारे 18वीं सेंचुरी के टाइम पे। 18वीं शताब्दी की मैं बात करूं दोस्तों, 18वीं शताब्दी में यूरोप की घटना देखते हैं। सबसे पहले यूरोप में बहुत शक्तियों का उद्भव हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां थी वो थी, एक थी आपका ब्रिटेन और एक था आपका फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो महान शक्तियां थी, और इन दोनों महान शक्तियों में हमेशा आप देखोगे कई शताब्दियों तक इनमें संघर्ष चला। और कहीं ना कहीं आज भी देखोगे ना आप, तो आज भी ब्रिटेन और फ्रांस में वो कहने को यूरोपीय यूनियन के सदस्य भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन दोनों में प्रतिस्पर्धा आज भी है। यूरोप की शक्ति सर्वोच्चता को लेकर के दोनों में प्रतिस्पर्धा आज भी बनी हुई है। तो ब्रिटेन और फ्रांस में प्रतिस्पर्धा थी, और प्रतिस्पर्धा थी सर्वोच्चता की, कि सर्वोच्च शक्ति कौन बने, शक्ति सर्वोच्चता, जिसका पूरी दुनिया पे एक छत्र राज्य हो, जिसके पूरी दुनिया में उपनिवेश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका इंडिया, एशिया, अफ्रीका, कोई भी हो। और आपने यही घटना देखी होगी, यही घटना जब आप सभी जानते हैं, यही घटना सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में हमें दिखाई देती है। एक सप्तवर्षीय युद्ध चला था 1757 से लेकर के 1763 तक, ठीक है, 1756-63 तक। ये सप्तवर्षीय युद्ध है जिसका प्रभाव भारत में। तो चूंकि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में शक्ति सर्वोच्चता को लेकर के प्रतिस्पर्धाएं थी, संघर्ष था, और संघर्ष होने की वजह से चाहे उनकी कंपनियां अमेरिका में स्थापित हो, चाहे इंडिया में स्थापित हो, चाहे यूरोप, अफ्रीका में स्थापित हो, इनमें शक्ति सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होगा। और फ्रांसीसी और ब्रिटिश, इन दोनों की यह शक्ति सर्वोच्चता की लड़ाई भारत में हुई, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कर्नाटक युद्ध की कहानी केवल हमारे कर्नाटक साम्राज्य को लेकर के नहीं थी, इसका बेसिक कहानी का जो बेसिक उद्देश्य था वो यूरोप था। इसलिए हम देखेंगे कि इसके कई युद्ध, 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जिसको हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो भारत के ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ही थे 3, ठीक है ना। लेकिन इन युद्धों का कई निष्कर्ष हम निकालेंगे, कई चीजें इसमें समझेंगे। तो अगर मान लो किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है, वहां क्वेश्चन आ सकता है, या किसी का मान लो स्टेट पीसीएस का है, तो यहाँ से मेन से क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में बनते हैं। यूपीएससी आपसे प्री के क्वेश्चन या इस पार्ट से पिक करेगी। मेंस के क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी आपसे थोड़ा घुमा के पूछे कि किस तरीके से यूरोप, क्योंकि चूंकि हम हमारे मेंस में जीएस फर्स्ट के अंतर्गत विश्व इतिहास भी आता है, और विश्व इतिहास को और हो सकता है भारतीय इतिहास, दोनों को जोड़ते हुए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझे यहाँ की कहानी को। एक मिनट पीडीएफ पे रहिए। तो यहाँ तक कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछना, क्योंकि हम बेसिकली समझ के पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो आपके पास सभी तरह के नोट्स होते हैं यार, सारी चीजें आपके पास होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन चीजें आपको समझ में आए वो हमारी प्रायोरिटी होती है। और किसी को कोई छोटा सा भी चीज डाउट में रहे, तुरंत उसको मैसेज कर देना है, तुरंत पूछना है। अदरवाइज तो यार ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप कुछ चीजों से जुड़े और उसका फायदा ना उठा पाए, है ना। आप उसका फायदा उठाइए, आप उन चीजों से जुड़िए और पूरा फायदा उठाइए उसका, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कर्नाटक युद्ध आते हैं, इनका मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि किस तरीके से कर्नाटक युद्ध होंगे। तो केवल इतिहास को, केवल कहानी की तरफ से मत पढ़ो, इतिहास को पूरा समझ के पढ़ो, आपका डेफिनेटली है कि आप कभी भूलोगे नहीं। और किसी भी प्रकार से कोई सवाल आपसे पूछा जाए, आप कभी भी वो सवाल गलत नहीं करोगे। तो बेसिकली अगर बात करें कर्नाटक की, अगर बात करूं आपसे, ये कर्नाटक था, ये पूरा हैदराबाद वाला एरिया, ये हैदराबाद था, यह कर्नाटक था, ये पूरा इधर चैन मद्रास था। तो ये पूरा साम्राज्य था उस समय,
ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं कर्नाटक इज द पार्ट ऑफ मैसूर साम्राज्य का ही ये पार्ट था एक तरह से, तो मैसूर से ही होकर के अलग बना कर्नाटक। तो यहाँ एक चीज यहाँ पर इनका साथ, अब यहाँ पर ध्यान रखना, कर्नाटक छोटे छोटे राज्य थे, कर्नाटक राजस्थान एक साइड में हैदराबाद है। अब बेसिकली क्या है कि कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को, वही संघर्ष में, उसी संघर्ष में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या यही युद्ध आंग्ल कर्नाटक युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली लड़ाई हैदराबाद और कर्नाटक की होती है, लेकिन वो लड़ाई किस तरीके से अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में बदल जाती है वो हम देखते हैं। देखो आपने देखा होगा कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, कर्नाटक में कहीं ना कहीं कर्नाटक के जो शासक थे, जो भी शासक थे, उनपे फ्रांसीसियों के साथ मित्रता ज्यादा थी, और हैदराबाद में थे और मद्रास में थे, उनकी ब्रिटिश के साथ मित्रता ज्यादा थी। और ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों यूरोपीय शक्तियां इस बात को भली भांति समझती थी कि हम डायरेक्टली अब एज ए कंपनी के रूप में भारत में आए हैं, व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए भारत में आए, हम युद्ध नहीं लड़ सकते। डायरेक्टली यदि हम युद्ध लड़े तो भारतीयों को पता लग जाएगा कि राज करने के लिए आए, और वो हमें हो सकता है दोनों कर्नाटक और हैदराबाद मिलकर हमें दोनों को भगा दें। इसलिए कभी भी प्रारंभिक दौर में आपने देखा होगा, चाहे फ्रांसीसी कंपनी हो चाहे ब्रिटिश कंपनी हो, डायरेक्टली इन्होंने किसी राज्य के मामलों में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। जब इनको मौका मिला ना तब इन्वॉल्वमेंट, जैसे मराठा राज्यों में मराठाओं में मुख्य रूप से लड़ाइयां होती हैं तभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हैदराबाद कर्नाटक में देखोगे इनमें उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई होती है तभी हैदराबाद में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार बंगाल में देखोगे तो सिराजुद्दौला और उसके सगे संबंधियों में लड़ाई होती है तब वहां इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहां दो लोगों में लड़ाइयां मिलेगी वहीं जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे, उन दोनों को लड़ा देंगे, अपना फायदा उठा लेंगे। यही थी इनकी कूटनीति, ताकि किसी भी बिना प्रकार के खर्चे के, किसी भी बिना प्रकार की दुश्मनी के पैदा किए हमें सत्ता मिल जाए। इसी को बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, कहावत चलते हैं ना टूटे क्या बोलते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उस तरीके की घटनाएं इनके द्वारा की जाती, और इसी का फायदा आपने देखा होगा, एक छोटी सी कंपनी पूरे भारत को कंट्रोल कर लेती। ये कूटनीतिक और बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है इनका, कि समय के आधार पर डिसीजन लेते थे। अब चलो हम पढ़ते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध से लेकर के सवाल परी में पक्के आ सकते हैं, ठीक है ना, इसकी घटनाओं से संबंधित, है ना, इसके कारणों से संबंधित, और इसका क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसको, थोड़ा में कॉन्सेप्ट और दोनों फैक्ट दोनों को देखना होगा। बेसिकली कर्नाटक का युद्ध दक्षिणी भारत में, इसको आंग्ल और फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना अगर आपको को ध्यान है कि आंग्ल फ्रेंच संघर्ष। और संघर्ष के तीन कारण तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने दोबारा बता देता हूँ उनका कारण क्या था। कारण एक, सबसे पहले संघर्ष का कारण क्या है, ध्यान रखना, संघर्ष आप चाहे अपने दो मित्र हो कोई भी, संघर्ष कब होता है, जब दोनों के हितों में टकराहट होती है। जब अगर दो देशों के हित एक जैसे हो तो लड़ेंगे क्यों, उसका तो फायदा उठाएंगे। लेकिन जब दो देशों के हित टकराहट हो, जैसे इंडिया चाहता है मैं सुपर पावर बनूं, चाइना चाहता है मैं सुपर पावर बनूं, अब बनेगा तो कोई एक ही, इसलिए संघर्ष होगा। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों का हित था कि भारत के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित किया जाए, क्योंकि यदि भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश कंपनी का भी व्यापार अधिकार रहेगा और हमारा भी अधिकार रहेगा, तो यूरोप में दो कंपनियां वस्तुएं बेचेंगी तो ज्यादा फायदा, मुनाफा नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि भारत से व्यापार के अंतर्गत एकाधिकार स्थापित हो जाए, और एकाधिकार स्थापित करके भारत के पूरे व्यापार को हम कंट्रोल करके यूरोप से बढ़िया रहे, या हम व्यापार के थ्रू अपनी शक्ति को खूब बढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम था इन दोनों के बीच में एकाधिकार की प्रतिस्पर्धा। फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों कंपनियां चाहती कि भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित हो जाए, और एकाधिकार का मतलब है या तो फ्रांसीसी सोचेंगे ब्रिटिश भग जाए, और ब्रिटिश सोचेंगे फ्रांसीसी भग जाए। अब दोनों के हित विरोधी होंगे तो संघर्ष तो उत्पन्न हो गई, क्योंकि अधिकार तो एक का ही हो सकता है, और उसका होगा जो संघर्ष करेगा जो जीतेगा। इसलिए युद्ध इनमें डेफिनेटली होना ही था। दूसरा था यूरोपीय संघर्ष। अब मैंने बताया कि ये संघर्ष है आंग्ल कर्नाटक युद्ध, कोई भारतीय युद्ध नहीं था। असली कहानी तो यूरोप में रची जा रही थी। यूरोप में जो प्रतिस्पर्धा थी, शक्ति सर्वोच्चता की जो प्रतिस्पर्धा थी, इस शक्ति सर्वोच्चता की इस प्रतिस्पर्धा की लड़ाई अमेरिका तक पहुंच गई थी। आपको पता हो तो अमेरिका में भी पहुंची। जो 1753 इनका सप्तवर्षीय युद्ध था, इसका सेंटर क्या था, अमेरिका। जो अमेरिका आप सभी जानते हैं, अमेरिका वाला अगर मैप पड़ा है, ऊपर कर्नाटक है ये फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था, और ये अमेरिका है ये किसके कंट्रोल में था, ये इंग्लैंड के कंट्रोल में था। और इन्हीं के उपनिवेश की शक्ति के विस्तार के इन दोनों में संघर्ष होता है। ठीक इसी प्रकार से इनका संघर्ष भारत में होता है। भारत में भी कर्नाटक पे अधिकार को लेकर के या दक्षिण भारत पे अपने अधिकार को लेकर के दोनों में संघर्ष होता है। तो दोनों में लड़ाइयों का संघर्ष बहुत पहले से चल रहा है।
ऑब्वियसली क्योंकि ये भारत में भी थे तो संघर्ष तो भारत में भी होना था इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। जैसे एक छोटी सी बताएं आपको, कई बार ऐसा होता है दो गांव के दो परिवारों में बढ़िया लड़ाई होती रहती है, कोई उनकी दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी चलती रहती है। अब दोनों परिवारों के बच्चे मान लो एक दिल्ली में आ गए पढ़ने के लिए, दिल्ली में दोनों परिवारों के बच्चे रहते हैं, दोनों बच्चे आपस में देखेंगे तो लड़ाई करेंगे वहां, अर्थात उनकी खानदानी लड़ाई दिल्ली तक आ गई। ठीक है, ऐसा ही हुआ, यूरोप की लड़ाई भारत तक आ गई, क्योंकि दोनों शक्तियां यहाँ पर भी लड़ रही थी। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अब ये तो जानते हो भारत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि इन दोनों ने देखा यार भारत तो बड़ा समृद्ध है और भारत में कोई शक्तिशाली राजा भी नहीं है, भारत के साथ सारे छोटे छोटे राजा तो टूटे हुए पड़े हैं, है ना। दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजा, हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, उसके थोड़े मराठा हो गए, उसके ऊपर थोड़ा बीजापुर हो गया, थोड़ा सा ये विजयनगर हो गया, छोटे छोटे राज्य, इनको तो हम वैसे ही हरा देंगे। और दूसरी बात, इनमें आपस में ही आंतरिक कलह की लड़ाई चली रहती है, तो इनको तो जीत पाना बहुत आसान है। इसलिए दोनों के मन में पॉलिटिकल एम्बिशन जाग गई कि क्यों ना हम भारत पे अपना एक कंट्रोल ही कर लें पॉलिटिकल। इसलिए इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से, और आपने देखा होगा दोनों यूरोपीय कंपनियां पहले दक्षिण भारत में ही आई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय तक उत्तर भारत में कहीं ना कहीं आपके मुगल थोड़े शक्तिशाली थे, इसलिए इनकी हिम्मत मुगलों से लड़ने की नहीं होती। ये चाहते थे दक्षिण पे पहले कंट्रोल किया जाए, वहां से आर्थिक और सैन्य शक्ति प्राप्त की जाए, और उसके बाद उत्तर भारत में कंट्रोल करें, क्योंकि उत्तर भारत में राजा बड़े थे, शक्तिशाली थे, इसलिए इन्होंने आसानी से उत्तर भारत में कंट्रोल करना नहीं चाहा। तो ये इनके कूटनीतिक पार्ट होते, तीन चार कारण थे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कारण थे, इन कारणों को जरूर दिखाइए, या अगर आपसे कारण भी नहीं पूछा जाए लेकिन क्वेश्चन यदि आपसे पूछा गया आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से संबंधित, तो इन कारणों को जरूर कोट कीजिए, चाहे आप इंट्रोडक्शन में ही कोट करो, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इन युद्धों को भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, क्या नाम जानते हैं। और इस कर्नाटक युद्ध का पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1700, अगर मैं बात करूं, ये डेट थोड़ी सी यहाँ गलत लिखी है, मैं सही कर देता हूँ उसको। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से लेकर के 1700, पहला कर्नाटक 1740 से लेकर के 1748 तक, ये 40 है, 40, 1740 से लेकर के 1748 तक। ध्यान रखना ये सभी आते हैं 18 सेंचुरी का पूर्वार्ध में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा पार्ट 18 सेंचुरी का पूर्वार्ध, तो 18 सेंचुरी का पूर्वार्ध मतलब 1750, अर्थात ये कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से 18 सेंचुरी के पूर्वार्ध में आ सकते हैं। तो इसका युद्ध हुआ था 1740 से लेकर के 1748 तक। और युद्ध का कारण देखिए, युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का युद्ध, उत्तराधिकारी का चयन। अब देखो आप सोचोगे यार ऑस्ट्रिया से क्या संबंध हो गया, भारत में युद्ध कर रहे हो और कारण है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आप सभी जानते हैं, अगर आप मध्यकालीन, अगर आप यूरोपीय इतिहास पढ़ोगे, मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी के इतिहास को पढ़ोगे तो आप एक चीज पाओगे, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक बहुत बेहतरीन साम्राज्य था, जिसके साथ लोग रिश्ते जोड़ने के लिए अपनी इज्जत मानते थे, सम्मान मानते थे। तो ऑस्ट्रिया में क्या था, बेसिकली क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांसीसी, इन दोनों की राजकुमारियों की यहाँ शादी हो रखी थी, दोनों की राजकुमारियों की, जो ऑस्ट्रिया के शासक था उसके साथ दोनों की राजकुमारी, यानी कि दोनों दोनों मतलब इंग्लैंड के जो राजा थे उसकी राजकुमारी और यहाँ के जो राजा थे उसकी राजकुमारी, इन दोनों से वैवाहिक रिश्ते इनके साथ थे ऑस्ट्रिया के साथ। क्योंकि क्योंकि ये था कि ऑस्ट्रिया के साथ जो संबंध बनाएगा उसकी इज्जत बढ़ेगी, उसकी प्रतिष्ठा बचेगी, बढ़ेगी। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांसीसी दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रिया के शासक के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इसीलिए इन दोनों ने अपनी राजकुमारियों को यहाँ शादी कर दी। अब दिक्कत क्या थी, जब ऑस्ट्रिया का राजा बुजुर्ग होने वाला था, मतलब जिसको वो चाहता था कि उसके उत्तराधिकारी का चयन होगा, तो उस समय उसके पास दो मतलब पुत्र, एक पुत्र था जो इंग्लैंड की राजकुमारी से जन्म लिया और दूसरा पुत्र था जिसने फ्रांसीसी की राजकुमारी से जन्म लिया। अब इंग्लैंड चाहता था कि हमारा जो नाती है, जैसे मतलब हमारा, अगर मेरी मतलब राजकुमारी का अगर पुत्र यहाँ का राजा बनेगा तो हमारी ऑस्ट्रिया में प्रतिष्ठा बनेगी, ऑस्ट्रिया हमारा ज्यादा मित्र बनेगा। इसी प्रकार से फ्रांसीसी चाहते थे कि अगर हमारा हमारा मतलब वो जो बच्चा है, अगर मेरी राजकुमारी का बच्चा यदि यहाँ पर, यदि सत्ता यहाँ पर यदि राजा बनता है तो हमारी प्रतिष्ठा बनेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो दोनों की लड़ाई शक्ति सर्वोच्चता की थी। अगर ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के पक्ष में आ जाएगा तो डेफिनेटली फ्रांस कमजोर पड़ जाएगा, अगर ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के फ्रांस के पक्ष में आ जाएगा इंग्लैंड कमजोर पड़ जाएगा। इसी उत्तराधिकारी के चयन पर दोनों में संघर्ष।
और इस संघर्ष की घटना भारत में देखी। तो ये था बेसिकली ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के चयन का घटना। और दोनों का कारण क्या था? उनको फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राजा बन रहा है, उनको था कि शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, और शक्ति का माध्यम था राजकुमार। अगर हमारा राजकुमार राजा बना तो शक्ति हमारे पास, अगर बेटर फ्रांसीसियों का राजा बना तो शक्ति फ्रांसीसियों के पास। और इसीलिए इन दोनों में लड़ाइयां होती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये लड़ाइयां होती है तो ये लड़ाइयां भारत में भी, क्योंकि इन दोनों की लड़ाइयां की घटना भारत में देखने को मिलती है। और भारत में लड़ाइयां कैसे होती है? भारत में लड़ाइयां होती है कैसे? सेंट टॉमे का युद्ध के रूप में होती है। एक सेंट टॉमे का युद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है सेंट टॉमे का। और इस सेंट टॉमे का युद्ध कई बार इतिहास में इसलिए गिना जाता है कि सेंट टॉमे के युद्ध की घटना ने ही यूरोपीय कंपनियों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब मैं बताऊंगा इसका कारण क्या था। सेंट टोमे की घटना अगर आप देखोगे, सेंट टोमे का युद्ध हुआ। सेंट टोमे का युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक नवाब अनरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। यानी कौन कौन? एक साइड था कर्नाटक। अब आप सोचोगे इसमें इंग्लैंड तो था ही नहीं, मैं बताऊंगा। एक साइड था कर्नाटक और एक साइड था फ्रांसीसी। कर्नाटक का नवाब था अनरुद्दीन। कौन था? अनरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब था अनरुद्दीन। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। लेकिन ध्यान रखना, कर्नाटक को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था ब्रिटिश कंपनी। किसको? अनरुद्दीन। अनरुद्दीन को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था किसने? ध्यान रखना, इसको सपोर्ट किया था अंग्रेजों ने। तो अर्थात मैं कह सकते हो इधर था नवाब प्लस अंग्रेज और इधर थे अकेले फ्रांसीसी, ठीक है ना। लेकिन इसमें ब्रिटिश की कंपनी की कोई सेना नहीं थी, बस वो सपोर्ट जरूर कर रहे थे इनको। तो सेंट टोमे की इस लड़ाई में फ्रांसीसी सेना ने बुरी तरह कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को बहुत बुरी तरह पराजित किया, बहुत बुरी तरह इसमें हराया। और हम देख सकते हैं अनरुद्दीन के पास, ऐसा मानते हैं कि 10,000 से अधिक की भी सेना थी। अनरुद्दीन के पास 10,000 से अधिक सेना थी। और सेंट टोमे के इस युद्ध में फ्रांसीसियों के पास मुश्किल से 2,000 से भी कम बता रहे, कई आंकड़े तो 1200 बताते हैं, 1200 की सेना थी। तो इधर आप 10-20 हजार की सेना की बात कर रहे हो, इधर आप 1200 की सेना की बात करो। तो फ्रांसीसियों के पास 1200 की सेना थी जिसने 10,000 से अधिक अनरुद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। अब इस युद्ध में कर्नाटक तो पराजित हुआ। इस वजह से इस युद्ध के बाद, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद, दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ा बजाय अंग्रेजों के, क्योंकि उनका अंग्रेजों का सहयोगी नवाब इसमें पराजित हो चुका था। इस युद्ध की एक, ये सबसे, इस युद्ध में बहुत घटनाएं हुई, छोटी मोटी बहुत घटनाएं होती है, लेकिन एक घटना सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थी सेंट टोमे का युद्ध। और सेंट टोमे का यह युद्ध जो हुआ था, सेंट टोमे के इस युद्ध के बाद एक घटना, एक चीज उभर के आई, और वो उभर के आई कि सेंट टोमे के इस युद्ध में जिस तरीके से छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब की बड़ी शक्तिशाली सेना को पराजित कर दिया, तो अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियों को एक बात पता लगी कि भारतीय सेना संख्या में भले ही ज्यादा दिखती हो, संख्या में ही भले ज्यादा दिखती हो, लेकिन गुणात्मक रूप से बहुत कमजोर है। अर्थात भारतीय सेना कमजोर है, भारतीय शासक कमजोर है, उनकी रणनीति कमजोर है। और इस बात से ही यूरोपीय कंपनियों को एक बात लग गया कि ये भारत की जो साम्राज्य इतने बड़े दिखते हैं, अंदर से इतने सक्षम है नहीं, इनको पराजित करना बहुत आसान। जब 1200-1400 सैनिकों ने 10,000 की सेना हरा दी, तो क्या हम 1,000-2,000 मिलके बंगाल को, अवध को, या कह सकते हैं महाराष्ट्र को, मराठा को जीतना हमारे लिए कोई टफ वाली बात नहीं है। इसलिए सेंट टोमे के युद्ध ने यूरोपीय कंपनियों को एक प्रोत्साहन दे दिया और भारतीय कमजोरियों को उजागर कर दिया कि भारतीय सेना आंतरिक रूप से बहुत कमजोर है। हो सकता है दिखने में संख्या में ज्यादा हो, लेकिन उनकी क्षमता और उनकी पावर बहुत कम है। इसलिए इस युद्ध को, ये युद्ध भारतीय इतिहास के लिए बहुत खराब साबित हुआ। क्योंकि इससे क्या खराब साबित हुआ? देखो, एक पॉइंट देखो कैसे खराब साबित हुआ। इससे हमारी कमजोरियां पता लग गई। भारतीय कमजोरियों का उजागर हुआ। अब वो कमजोरी चाहे सैन्य कमजोरी है आपकी, चाहे आपकी नेतृत्व कमजोरी है, और साथ इसमें एक चीज और पता लगी, इसमें आंतरिक कलह भी थी। इस युद्ध में कुछ नवाब के साथ, इसका भाई का साथ डिस्प्यूट चल रहा था, तो इसमें आंतरिक कलह भी थी। अर्थात आंतरिक रूप से हमारे साम्राज्य बहुत कमजोर है। इसलिए यूरोपीय कंपनियों को लगा कि भारत को जीत पाना कोई टफ वाली बात नहीं है, इनको तो अंदर से ही कमजोर कर दो, बिना युद्ध किए भी जीत जाओ। और देख ही सकते हो आप, इस बात से अंग्रेजों ने प्रेरणा ली
और 1757 में फ्लासी के युद्ध में उस प्रेरणा का पूरा फायदा उठाया। और आप देखते हैं फ्लासी के युद्ध में बिना रक्त बहाए भी फ्लासी के युद्ध पर बंगाल पे कंट्रोल हो गया। यही क्योंकि इन्होंने ना चीजें, अंग्रेजों क्या थी, ये भारत में आते थे ना, चीजों को समझते थे कहाँ कमजोरी है और कमजोरी पे ही चोट मारते थे। शक्तिशाली चीज से टच ही नहीं करते थे। इनका था कि पहले कमजोरी को कमजोर कर दो, उनको अपने पक्ष में कर लो, उसके बाद शक्तिशाली को भी तोड़ देंगे। इसी तरीके से कर्नाटक के प्रथम युद्ध में सेंट टॉमे का युद्ध बहुत फेमस होता है। तो पूछ सकते हैं आपसे, सेंट टॉमे का युद्ध, सेंट टॉमे का युद्ध बेसिकली फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के बीच में हुआ था, जिसमें कर्नाटक के नवाब की ओर से, अगर मैं कहूं तकनीकी रूप से या मैं कहूं मनोवैज्ञानिक रूप से, अंग्रेजों का भी समर्थन था। इस ये युद्ध काफी दिन तक छोटी मोटी लड़ाइयों के साथ दोनों में चलते रहे। कभी कंपनी आती है, कभी फ्रांसीसी आते हैं, कभी ब्रिटिश आते हैं, लेकिन इस युद्ध के एंड में एक संधि हुई थी, जिस संधि को बोलते हैं एक्स ला सापेल संधि। एक्स ला सापेल संधि, क्योंकि ध्यान रखना, इन इतनी घटनाओं के बाद फ्रांसीसियों ने मद्रास पे भी अधिकार कर लिया, और मद्रास के कंट्रोल में था, मद्रास अंग्रेजों के कंट्रोल में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन एक्स ला सापेल संधि के अंतर्गत फ्रांसीसियों ने मद्रास को वापस अंग्रेजों को सौंप दी। ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रथम कर्नाटक की युद्ध की बात थी। अब आता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक के दूसरे युद्ध का कारण भारत में ही था, यूरोप में नहीं था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो आराम से, क्या घटना हो सकती है, बेसिकली इतनी घटना होगी इसमें। अब आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का कारण केवल भारत ही था, इसमें यूरोपीय मामला, यूरोपीय राजनीति इसमें शामिल नहीं थी। और इस युद्ध में मेन कारण था भारत का उत्तराधिकारी संघर्ष। देखो, हमने हमारी कमजोरियां खुद बताई अंग्रेजों को, हमने हमारी कमजोरियां खुद बताई यूरोपीय लोगों को कि एक्चुअली में हमारी कमजोरी है क्या। तो इस युद्ध की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस युद्ध में जो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध था, ये द्वितीय कर्नाटक का युद्ध मुख्य रूप से उत्तराधिकारी युद्ध था, और जिसमें यूरोपीय कंपनियों ने अपना इंटरफेयर चालू किया। यूरोपीय कंपनियों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में अपना इंटरफेयर करने की। और इसमें हम देख सकते हैं कर्नाटक के उत्तराधिकारी और हैदराबाद के उत्तराधिकारी। ध्यान रखना, हैदराबाद में अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कर्नाटक में अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। हैदराबाद में फ्रांसीसियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कर्नाटक में फ्रांसीसी का होता है, क्योंकि दो उत्तराधिकारी है। एक उत्तराधिकारी को समर्थन करेगा फ्रांसीसी, एक को अंग्रेज, एक को फ्रांसीसी, एक को अंग्रेज। और ध्यान रखना, इसी चीज में ही यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय राजघरानों के अंदर इंटरफेयर करना चालू किया। ठीक है ना। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली ये 1749 से लेकर के 1754 तक हुआ, जब पहला कर्नाटक युद्ध की संधि हुई एक्सला सापेल। वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि आंतरिक कलह हैदराबाद और जो कर्नाटक है, इनके अंतर्गत जो आंतरिक कलह चल रही थी, वो आंतरिक कलह जल्दी ही आपके द्वितीय हैदराबाद कर्नाटक युद्ध में कन्वर्ट हो गई। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की मैं बात करूं, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध बेसिकली उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर के था। कर्नाटक में दो उत्तराधिकारी संघर्ष थे, एक था चंदा साहब और एक था अनिरुद्दीन। अनिरुद्दीन चाहता कि वो नवाब बने, चंदा साहब जी चाहते कि मैं नवाब बनूं। इसी प्रकार हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। हैदराबाद के मुजफ्फर जंग जी चाहते थे कि मैं इसमें अपना हैदराबाद पे नवाब बनूं, और नासिर जंग जी चाहते थे कि मैं नवाब बनूं। इन दोनों में आपस में लड़ाइयां हो रही, ये यहाँ लड़ रहे थे, ये यहाँ लड़ रहे थे, और इसमें यूरोपीय फ्रांसीसी घुस गए, इसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी घुस गए, और ये लड़ाई, कर्नाटक की लड़ाई ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ाई का कारण बन गई। तो कैसे हुआ, चंदा साहब थे, इसको समर्थन दिया किसने, फ्रांसीसियों। चंदा साहब का टारगेट था कि वो कर्नाटक पे मतलब फ्रांसीसियों का समर्थन था कि वो कर्नाटक पे चंदा साहब को सेटिंग करे, चंदा साहब को बैठा, क्योंकि आपको पता है अनिरुद्दीन से तो उनका युद्ध हुआ ही था। ठीक है ना। दूसरा, हैदराबाद में ये चाहते थे, हैदराबाद में इन्होंने समर्थन किया मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। तो हैदराबाद में इन्होंने समर्थन किसको किया, मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में इसने समर्थन किया चंदा साहब। उसी प्रकार से फ्रांसीसियों के बाद अंग्रेजों की अब मैं बात करूं, तो अंग्रेजों ने कर्नाटक में दिया नवाब अनिरुद्दीन को, ठीक है ना, और हैदराबाद में दिया नासिर जंग। अर्थात में कहूं, अर्थात में ये कहूं तो देखो इधर देखो, ये हो गया नवाब नासिर जंग और नवाब अनिरुद्दीन,
ये इसको समर्थन किया किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने नवाब अमरुद्दीन से बोला आपको कर्नाटक बना देंगे, और नासिर जंग से बोला कि आपको हैदराबाद बना देंगे। ठीक है ना? इस तरीके से इनमें दोनों में संघर्ष होते हैं, वो कर्नाटक को बनाता है, वो हैदराबाद को बना देता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कई बार, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एक चीज है कि इसमें कई बार हमसे गलती हो जाती है, कई बार ये थोड़ा जो फैक्ट है इनको भूल जाते हैं और प्री में स्टेटमेंट यहाँ से आ जाते हैं। इसलिए प्लीज इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। ठीक है ना? इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। तो बेसिकली आप समझ गए कि लड़ाइयाँ किस तरीके से हुई। तो नासिर जंग और चंदा साहेब, नासिर जंग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसको, थोड़ा 1 मिनट में इसको थॉट बताता हूँ, ट्रिक्स थोड़ी सी। लड़ाइयाँ ऐसे हुई थी, इस लड़ाई में देखें, एक तरफ थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, एक तरफ था चंदा साहब, और एक तरफ था आपका क्या, मुजफ्फर जंग। तो इसको बोलते हैं MCF। ठीक है ना? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी। और दूसरी तरफ था आपके कौन कौन? अनरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज। ठीक है ना? ये शॉर्ट ट्रैक रखना, NAE और MCF। MAE और MCF का मतलब होता है मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी। और NAE का मतलब होता है नासिर जंग, अनरुद्दीन और इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज। तो ये इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है ना? और इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। अकार्ट को घेर, अकार्ट एक जगह है, आर्क आर्क अर्काइट बोलते हैं इसको। अर्काइट एक जगह है दक्षिण भारत में, जो रणनीतिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के अंदर ये आती है। और इस पे क्या हुआ कि इस पे रॉबर्ट क्लाइव ने कंट्रोल किया। अब मैं इससे पहले की आपको घटना बता, क्या हुआ था। जब 1748 की जो संधि हुई थी, उस संधि के बाद, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद, ये भारी भांति पता लग गया कि फ्रांसीसी दक्षिण भारत में ज्यादा शक्तिशाली है, किससे? ब्रिटिश की। अब ब्रिटिश की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। तो ब्रिटेन से एक बहुत तगड़ा सेनापति आया, उस सेनापति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बड़े नया था, नया, एक ज्यादा एज का नहीं था, युवा ही था, और बहुत सेनापति, सैन्य दृष्टि से काफी शक्तिशाली था। इसको सेना के से संबंधित सारी चीजें बहुत अच्छी से पता थी, और युद्ध की नीति से बहुत अच्छी साझी थी। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया, मतलब अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ा। रॉबर्ट क्लाइव आया तो रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी बात पता लगा दी कि देखो हैदराबाद पे कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों कंट्रोल है, कर्नाटक पे कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों कंट्रोल है, और मद्रास तो उन्होंने हमें दिया ही है, बाकी इनडायरेक्ट रूप से फ्रांसीसियों के कंट्रोल है। इसलिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अर्काइट जो जगह थी जहां पर फ्रांसीसी बैठते थे, फ्रांसीसियों को था, तो अर्काइट का घेरा करके इन्होंने फ्रांसीसियों को कमजोर करने की कोशिश की इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय युद्ध, कर्नाटक युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में एक घटना और घटित हुई। इस युद्ध में एक चीज और हुआ, इस युद्ध में जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, इस युद्ध में अंग्रेज ज्यादा शक्तिशाली निकल के आ गए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी कूटनीति से युद्ध किया। और फ्रांसीसियों ने एक गलती कर दी। फ्रांसीसियों ने अपना एक बढ़िया, फ्रांसीसियों का बहुत अच्छा शासक था, फ्रांसीसियों की ओर से जो सेनापति था वो था डोपले। डोपले जो गवर्नर के रूप में काम कर रहा था, डोपले को फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुलाया, और फ्रांसीसी कंपनी द्वारा डोपले को वापस बुलाना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्योंकि घटना क्या थी, इसका घटना मैं एक से दूसरी जोड़ जा रहा हूँ। डोपले को क्यों वापस बुलाया? क्योंकि आपको पता है फ्रांस में राजतंत्रीय शासन था, जबकि ब्रिटिश में इस समय लोकतंत्र आ चुका था। कंपनी मतलब इंग्लैंड में लोकतंत्र आ चुका था, फ्रांस में राजतंत्रीय शासन था। और राजतंत्र शासन की वजह से वहां का जो खजाना है वो कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि राजा बहुत बलासी था। और राजा, आप जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं तब पता हो लग ही जाएगा कि किस तरीके से राजा का रोल फ्रांसीसी क्रांति में रहता है। तो डुप्ले को वापस इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने बोला कि डुप्ले युद्ध बहुत लड़ रहा है यार, थोड़े साल पहले अभी लड़ा, फिर दोबारा युद्ध करने लग गया, इतना सैन्य खर्चा हम कहाँ तक देंगे। इसलिए वहां के शासक ने डुप्ले को वापस बुलाया। जैसे ही डुप्ले वापस गया, फ्रांसीसी कमजोर पड़ गया। इसलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, और देखो आप दो चीज समझो, उधर अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता बहुत शक्तिशाली आ गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और उधर फ्रांसीसियों की तरफ से जो डुप्ले था वो चला गया। इसलिए आप सोचते पलड़ा एकदम से अपोजिट हो गया, और इस अपोजिट की वजह से ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की बजाय ब्रिटिश का दक्षिण भारत में वर्चस्व स्थापित हो गया, और इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी संधि के बाद। ठीक है, तो द्वितीय पांडिचेरी संधि ध्यान रखना 1755 में संधि हुई, और ये संधि बेसिकली फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच में हुई।
ठीक है ना। तो फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में द्वितीय संधि हुई। तो आप मुझे यहां तक बताइए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध तक अगर आपको कोई किसी प्रकार का डाउट है, कुछ भी पता है, कुछ भी चीज है, तो प्लीज एक बार जरूर बताएं, अदरवाइज इसको आगे बढ़े। बताइए, यहां तक बताइए। इन युद्धों की एक घटना जरूर याद रखनी है, जैसे इसमें 1751 की मैंने घटना बता दी। अब आता है अगला, कोई कारण बताइए, कोई डाउट हो यहां तक, क्योंकि इनसे प्री का सवाल बन सकता है, मेंस का सवाल बन सकता है। तो थोड़ी घटना को चारों ओर से समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगी। अदरवाइज फैक्ट आप पढ़ोगे तो ज्यादा देर तक याद नहीं रहे। फैक्ट तो यार याद करना कोई बड़ी बात नहीं। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक के तीसरे युद्ध को आप अमेरिकी महाद्वीप पे जाके देखिए। अमेरिका महाद्वीप में इस समय मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका महाद्वीप है, जैसे मैंने ये कनाडा हो गया और ये अमेरिका हो गया, जो आज का हम जैसे यूएसए। कनाडा उपनिवेश था फ्रांसीसियों का। कनाडा किसका था? फ्रांसीसियों का। ठीक है। कनाडा किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। ठीक है। और अमेरिका किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश, अंग्रेजों का। इन दोनों में लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज चाह रहे थे कि इनका और विस्तार हो जाए, और विस्तार हो जाए, और विस्तार हो जाए। और इसी सर्वोच्चता की लड़ाई में इन दोनों में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। और यह सप्तवर्षीय युद्ध, चूंकि इनका अमेरिका महाद्वीप में उपनिवेश था, इसी प्रकार से भारत में उपनिवेश था, तो जब अमेरिका में संघर्ष हुआ है तो यहां भी संघर्ष होना, इसलिए इनकी लड़ाई मुख्य रूप से भारत में देखने को। लेकिन इस बार एक और चेंज हुआ। इस बार ये लड़ाई दक्षिण भारत की तुलना में पूर्वी भारत में चली गई, यानी कर्नाटक से लड़ाई होते होते बंगाल तक चली गई। अब आप सोचो, 1756 में युद्ध हो रहा है, इस दौरान क्या क्या घटना हो रही है। इस दौरान बंगाल की बात देखो, थोड़ा सा बंगाल को देखो। बंगाल है, बंगाल में 1757 का युद्ध होता है, और 1757 के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेज जीतने की वजह से इनकी सैन्य क्षमता और आर्थिक क्षमता, ये दोनों बढ़ जाती है। वही दूसरी ओर फ्रांसीसी, इनका सेनापति डुप्ले जा चुका है, उसके बाद कमजोर सेनापति आए, और इनका दक्षिण भारत से भी प्रभाव कम होने लगा। अर्थात इनकी सैन्य एवं राजस्व क्षमता कमजोर हो चुकी है। और इतना ही नहीं, कनाडा में ये युद्ध हार रहे थे, इसलिए फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए इसमें। तो सप्तवर्षीय युद्ध का जो कारण है वो तो बेसिकली वहां था, लेकिन इसकी घटना भारत में देखने को मिली, और भारत में देखने को मिली बंगाल में। ये युद्ध बंगाल तक पहुंच गया। बंगाल तक पहुंचने के पीछे कारण क्या था, आप अगर देखोगे, आप सभी जानते हैं कि बंगाल में भी चंदन नगर फ्रांसीसी एक क्षेत्र था जहां पर कंपनी इन्होंने स्थापित कर रखी। तो फ्रांसीसी बस्ती थी चंदन नगर। अब चंदन नगर फ्रांसीसी बस्ती है, और यहाँ पूरे बंगाल पे कंट्रोल हो गया फ्रांसीसी मतलब अंग्रेजों का। तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेज चंदन नगर पे इनको टेकने देंगे? अंग्रेज तो इनका समूल ही नष्ट करेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने इनको भगाने के लिए 1760 का बांडीवास का युद्ध करते। बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, और बांडीवास के इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के सेनापति सर आयरकुट फ्रांसीसी सेना को बहुत बुरी तरह पराजित, और इतनी बुरी तरह पराजित करते हैं कि फ्रांसीसी सेना दोबारा कभी युद्ध लड़ने के लिए इनसे तैयार नहीं होती। तो इसलिए तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना पूरी तरह धराशायी होती है, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रही प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज जीत जाते हैं, और भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्तिशाली के रूप में ब्रिटिश कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर देती। अब आप सोचिए कि 1760 के समय स्थिति देखो। 1760 से पहले इन्होंने बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, उससे पहले दक्षिण भारत में इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, फिर 1764 में ये मुगलों पे भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। इस आधार पर आप सोच सकते हैं कि 1765 तक जाते जाते कंपनी एकमात्र सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन जाती है भारत की, जिसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बाद जैसे ही उत्तरार्ध शुरू होता है, उसमें यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी एक सबसे शक्तिशाली कंपनी बन जाती है, जिसकी सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हो जाती है, जिसको कोई भी भारतीय शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। तो बहुत सारी घटनाएं थी जिन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पर सत्ता स्थापित करने में थी। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में समझ गए। बेसिकली बांडीवास की घटना को याद रखना है।
और इसके बाद पेरिस की संधि होती है दोनों के बीच में। और पेरिस की संधि के बाद क्या हुआ, इस संधि में बेसिकली घटना हुई कि कनाडा से फ्रांसीसियों का उपनिवेश हट गया। इसी प्रकार से भारत में भी कई क्षेत्र इन्होंने फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को दे दिए। उसके बाद फ्रांसीसियों का ज्यादा कंट्रोल भारत में रहा नहीं, कुछ छोटे मोटे क्षेत्रों पर जो एक आध ये अपने क्षेत्र है इन पे ही रहा, बाकी बेसिकली बड़े बड़े क्षेत्र उन्होंने वापस अंग्रेजों को दे दिए। और फ्रांसीसी यहाँ से अपनी शक्ति कमजोर हुई जाती है फ्रांसीसी। तो ये तीन चीजें थी, तीन युद्ध थे जिसमें फ्रांसीसी कमजोर है और फ्रांसीसी आखिरकार युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है, ये तीनों संधियों रखने। अब इसमें हम देख लेते हैं कि एक और घटना और थोड़ा देखो कि आखिरकार फ्रांसीसी भी अंग्रेजों यूरोप से आए थे, अंग्रेज भी यूरोप से आए थे, और फ्रांसीसी तो अंग्रेजों को और बाद में आए। और फ्रांसीसी यूरोप की एक शक्ति थी, फ्रांस यूरोप की शक्ति थी, इधर अंग्रेज भी यूरोप की शक्ति थी, दोनों के दुनिया भर में उपनिवेश थे। लेकिन क्या कारण था कि भारतीय राजनीति में फ्रांसीसी ब्रिटिश से हार गए। तो ये हमें एक देखना है कि फ्रांसीसी असफलता के पीछे क्या कारण थे, या फ्रांसीसी पराजय के पीछे क्या कारण थे। तो सबसे पहला मुद्दा है कंपनी की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपनी, इसे बोलते हैं मुद्दा। और इस मुद्दे को करना होता है आपको एक्सप्लेन, जब भी आंसर लिखो तो चीज ध्यान रखना, ये होता है मुद्दा। मुद्दा क्या था, हारने के पीछे पहला मुद्दा था कंपनी की प्रकृति। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश कंपनी थी वो प्राइवेट थी और ये थी सरकारी। अब सरकारी थी तो इसमें भ्रष्टाचार भी था, इसमें स्वायत्ता भी कम थी, इसलिए इसमें स्वतंत्र होकर कोई डिसीजन नहीं ले पाती। दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनी स्वायत्त थी और अपने आधार पर डिसीजन ले रही थी, इसलिए ये डिसीजन बहुत फास्ट ले पा रहे थे, ये नहीं ले पा रहे थे, इसलिए ब्रिटिश कंपनी के सामने फ्रांसीसी कंपनी कमजोर पड़ गई। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें जब इनको डुप्ले को नहीं बुलाना चाहिए था, इन्होंने उस समय डुप्ले को बुला लिया। अगर मान ले प्राइवेट कंपनी होती तो प्राइवेट कंपनी अपने बेनिफिट को देखती, वो बोलती यार युद्ध लड़ते रहो, बस फायदा हो जाना चाहिए लास्ट में जाके, तो डुप्ले को वापस ही नहीं बुलाते। लेकिन यह तो राजा का शासन था, राजा ने एक ऑर्डर मारा और वहां से वापस डुप्ले को वापस बुला। इस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी सरकारी होने की वजह से प्राइवेट कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थी, उस कंपनी का एक तरह से ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा कारण था सैन्य क्षमता की दृष्टि से। ये बात सही है कि फ्रांसीसियों के पास भी नौसेना थी, लेकिन इस दुनिया में आप सभी जानते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश नौसेना को सर्वोच्च चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। यहां तक कि ध्यान रखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका जीता, उस समय तक भी अमेरिका ब्रिटेन की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। इतनी शक्तिशाली नौसेना थी ब्रिटिश के पास, और शक्तिशाली नौसेना की वजह से ही उसने यूरोप में, उसने भारत में, उसमें अमेरिका ने, उसमें अफ्रीका में, हर जगह अपने उपनिवेश स्थापित किए। किसकी वजह से? नौसेना की वजह से। और आज भी ब्रिटिश नौसेना काफी शक्तिशाली। तो ब्रिटिश सैन्य क्षमता में ब्रिटिश नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। इतनी शक्तिशाली नौसेना आपकी फ्रांसीसी नौसेना नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश को फ्रांसीसियों से पराजित, मतलब फ्रांसीसियों को ब्रिटिश से पराजित होना पड़ा। एक था बंगाल विजय। भाई 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में बंगाल विजय होती है और ब्रिटिश कंपनी विजयी होती है। अब इन ब्रिटिश कंपनी के पास दो शक्ति आ गई, सेना भी आ गई क्योंकि बंगाल की सेना इनको मिल गई, और दूसरी बात आर्थिक, क्योंकि इनको बढ़िया रेवेन्यू मिल गया। इनके पास सेना भी है, आर्थिक भी है। तो आप सोचते हैं कि अब इस स्थिति में ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी को एक चुटकी से बाहर कर देगी, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी के पास तो सेना है, न उनकी आर्थिक दृष्टि से। इस बंगाल विजय की वजह से ब्रिटिश शक्ति, ब्रिटिश कंपनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई, ब्रिटिश सैन्य शक्ति बढ़ी, और जिसकी वजह से उन्होंने पांडिवक्स के युद्ध में बड़ी आसानी से फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद एक कारण और था, नेतृत्व। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सेना के पास बहुत बढ़िया सेनापति थे, बहुत बढ़िया लीडर थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बहुत धांसू सेनापति के रूप में इसको जानते हैं। सर आयरकुट जैसे कुशल इनके नेतृत्व करते थे। वही फ्रांसीसी सेना में अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाए, क्योंकि फ्रांसीसी सेना का जो अच्छा नेतृत्व करने वाला था डुप्ले, उसको तो उन्होंने बीच में ही बाहर। अब आपको पता है कि देखो, आप दोनों के पास सेना कैसी भी हो, अगर उनका नेतृत्व करता और उनका सेनापति यदि कमजोर है ना, तो कभी आप युद्ध नहीं जीत पाओ। आपकी युद्ध विजय के पीछे आपकी सेना के साथ साथ सेनापति की भूमिका बहुत अहम रोल निभाती है। इसलिए आपको पता है, आसानी से बड़ी कूटनीतिकता के साथ ब्रिटिश कंपनी आसानी से फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर देती है। इसके बाद है घरेलू राजनीतिक ढांचा। अगर दोनों की घरेलू स्थिति को देखें
एक तरफ देखते हैं हम फ्रांसीसी, एक तरफ देखते हैं हम अंग्रेज, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम। फ्रांस में राजतंत्र था। अब राजतंत्र आपको पता है तानाशाही होता है, भूखलासी होता है, अयोग भी हो जाता है। और यहाँ लोकतंत्र था तो यहाँ प्रगतिशील विचार थे, स्वतंत्रताएं थी, संविधान था। तो इस स्थिति से ये तो ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे और ये ज्यादा अवनति की ओर जाएंगे। इसलिए इनका ध्यान रखना, शासन प्रणाली का प्रभाव उसकी कंपनियों पर भी पूरा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सोचिए, अगर भारत मान लो आज समाजवादी देश होता तो भारतीय जियो, रिलायंस कभी भी अमेरिका में, अफ्रीका में यूके में जाकर के अपनी कंपनी नहीं लगा पाती। लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र है, हमने इनको स्वतंत्रता दी, चाहिए कहीं भी लगाई। कोई कंपनी नॉर्थ कोरिया की कोई कंपनी भारत में तो क्यों नहीं आती, या कोई दुनिया की कंपनी नॉर्थ कोरिया में निवेश करने क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वह राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। यही सिस्टम था इस समय, सेम टू सेम सिस्टम इस समय कहां था? फ्रांस। फ्रांस में लुई का शासन था। लुई 14वां 15वां 16वां हो गया होगा इस समय। लुई 15वें का शासन, और लुई 15वां बहुत बहुत विलासी था, तानाशाही था। उसको अगर एक भी उसने बोला कि मेरी जबान से निकला हुआ शब्द ही कानून है, मैंने जो बोल दिया वही कानून। कहना अगर फ्रांसीसी क्रांति इसी वजह से होती है, इस लुई 15वें की और लुई 16वें की वजह से, इनके करप्शन की वजह से, इनके भूविलासी वजह से फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था भी बहुत खराब थी। वहां पोप का बहुत चर्चा चलता था, वहां पर जो आम आदमी उसके साथ बहुत विषमताएं थी, और वहां राजनीतिक सिस्टम भी बहुत खराब था। तो ऐसी स्थिति में उनकी कंपनी को ज्यादा आउटपुट या ज्यादा सपोर्ट फ्रांस से नहीं मिल पा रहा था। वही दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनी एक डेमोक्रेटिक कंपनी, मतलब डेमोक्रेटिक देश से थी। वहां लोकतंत्र, संसद थी, और संसद और जनता का पूरा सपोर्ट कंपनी को मिल रहा था। इसी वजह से कंपनी भारत में आसानी से अपना राज्य स्थापित कर पाई, और इसी वजह से इनकी राजनीतिक ढांचा। तो ये 4-5 कारण थे जिनकी वजह से, अगर मैं कहूं, ये 4-5 कारण थे जिनकी वजह से भारतीय राजनीति में ब्रिटिश कंपनी विजय। एक कारण और बताता जो इसमें लिखा, ये लिखा, एक कारण है भारतीय शासकों की आंतरिक मामले में फ्रांसीसी हस्तक्षेप। सबसे मेन घटना ये थी कि डुप्ले था, ये डुप्ले द्वारा कर्नाटक के जो नवाब का युद्ध था, कर्नाटक के उत्तराधिकारियों का संघर्ष था, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट डुप्ले हो गया था। ब्रिटिश डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होते थे, बहुत चुप चुप से काम करते थे। तो डुप्ले का क्या था कि भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में बहुत जल्दी हस्तक्षेप करता था। इसकी वजह से डुप्ले ने हमारे यहाँ दुश्मन ज्यादा बना दिए। इसकी वजह से फ्रांसीसी कंपनी ने अपने दुश्मन ज्यादा बना लिए, और यही दुश्मन उनको बाद में महंगे पड़े। तो अगर ये भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते और उनसे सहयोगी बनाते, उनको दोस्ताना बनाते, तो हो सकता है कि इनको सपोर्ट मिल जाता और ये आसानी से यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी को पराजित कर देते। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, आते ही भारतीय शासन में हस्तक्षेप कर दिया। इससे भारतीय लोग बड़े इससे निराश हुए, और इसी वजह से उन्होंने भारतीय चाहते थे कि यार इसको हटाइए, इनको यहाँ से भगाइए, और इसका पूरा फायदा ब्रिटिश कंपनी ने उठाया, और ब्रिटिश कंपनी ने इनको आसानी से भगा दिया। इस प्रकार से फ्रांसीसी कंपनी के पतन के पीछे, या भारत में फ्रांसीसी शासन के अंत के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कारण थे, जिनकी वजह से फ्रांसीसी भारत में असफल रहे, और दुनिया में भारत की एकमात्र उपनिवेश शक्ति ब्रिटिश कंपनी बची। ठीक है, तो बेसिकली ये यहां तक था। इसके बाद हमारे बहुत महत्वपूर्ण दो तीन साम्राज्य आएंगे, जिसमें बंगाल आएगा, ब्रिटिश आएगा, वो आएगा। तो आज हमने मैसूर वाले मामले को खत्म कर दिया है, कर्नाटक वाले मामले को। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। सेंट टोमे की लड़ाई, सेंट टोमे की लड़ाई ने भारतीय पराधीनता का मार्ग खोल दिया। आलोचना तो परीक्षण कीजिए। ठीक है, सेंट टोमे की लड़ाई ने भारतीय पराधीनता का मार्ग खोल दिया, आलोचना का परीक्षण कीजिए।
और मैं फिर बताऊं, सैन टोमे की लड़ाई में बताना कि किस तरीके से नवाब की सेना को, बसाल नवाब की सेना को पराजित किया, इससे भारतीय सैन्य कमजोरी उजागर हुई, इससे भारतीय नेतृत्व कमजोरी उजागर हुई, इससे भारतीय अस्त्र शस्त्र की नीति कमजोरी उजागर हुई, इससे भारतीय राजाओं की जो विशालता है वो भी खोखली साबित हुई। और इसने यूरोपीय कंपनी, चाहे फ्रांसीसी हो चाहे ब्रिटिश हो, इनको इनकरेज किया। और इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध में इंटरफेयर होते हैं, फिर फांसी के युद्ध में इनको पराजित करते हैं, और उसके बाद में 1764 के बक्सर के युद्ध में भारतीय स्वतंत्रता का नाश कर देते हैं। इस तरीके से सैन टोमे की लड़ाई भारतीय अधीनता का कारण बनती है। अब आप अपने हिसाब से इसको लिखना। लेकिन आलोचना यानी कि केवल सेंट टॉमे से ही हमारी अधीनता स्वीकार नहीं हुई, सेंट टॉमे के अतिरिक्त बहुत और कारण थे जिनकी वजह से भी हम अधीनता पाए। दूसरा, एक क्वेश्चन और लिखिए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के। कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश फ्रांसीसी शक्ति सर्वोच्चता के संघर्ष की लड़ाई थी। लड़ाई मात्र थी परीक्षण की। ठीक है, एक और लिख लो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। फ्रांसीसी कंपनी का संरचनात्मक ढांचा इसकी संरचनात्मक ढांचा से फ्रांसीसी कंपनी की प्रकृति, इसकी असफलता का कारण बनी, टिप्पणी कीजिए। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन है और यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से आ सकते हैं, बेसिकली कुछ फैक्ट को लेकर, तो वो आपको अब हमने बता दिया, इतना ही फैक्ट बनते हैं इसमें, ऐसे ज्यादा से फैक्ट नहीं बनते। तो आप कोशिश करें कि इसमें बने रहें। इस वीडियो को हम जल्दी ही आपको शेयर कर देंगे, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को उसके बाद देख सकते हैं। और किसी प्रकार कोई डाउट हो अब आप पूछ सकते हैं उसके। अब आप अपना डाउट पूछिए। थोड़ा सा क्या मेंस तक थोड़ा कम टाइम दे पा रहे हैं, अदरवाइज इसको बहुत फास्टली हम लेंगे इसको। ठीक है ना, ऑल क्लियर, थैंक यू, ओके। ठीक है, तो आपको शेयर कर दी जाएगी, और पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। और थोड़ा जैसे मैंने मान लो यहाँ तक पढ़ाया है, तो आप थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में पढ़ के चेक कर लेना इसको। ठीक है, एक बार इसको स्पेक्ट्रम में पढ़ लेना, बाकी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।